हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुपर एमसीक्यू सीरीज़, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेईएन एग्ज़ाम्स में पहले आए हुए हैं और ये आपको आगे भी हेल्पफुल होंगे आने वाले एसएससी जेईई एग्ज़ाम्स और राजस्थान में होने वाले जेईई एग्ज़ाम्स के लिए। आज ये सेट 1 है, इसके अंदर अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चन होंगे जो जिनकी आपको विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर के अंदर अगर एक वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए तो मोटर कैसे बिहेव करेगी। तो आप सभी को पता है कि जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर हम जहाँ से सप्लाई देते हैं वहाँ पे 3 फेजेस होते हैं, और वो 3 फेजेस 120 डिग्री पे एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड होते हैं, VA, VB एंड VC। तो जब भी अगर हम एक फेज़ को जीरो कर देंगे, मान लीजिए बी को अगर हमने जीरो कर दिया, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज जीरो हो जाता है, तो जब भी वी को जीरो कर दिया तो जो बाकी के दोनों फेज़ बचे हैं उनके अंदर जो वोल्टेज होगा वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और ऊपर से फेज़ अपोजिशन में हो जाएगा। तो मोटर क्या एज ए सिंगल फेज़ वर्क करेगी। और सभी को पता है कि सिंगल फेज़ मोटर कभी भी स्टार्ट नहीं होती, वो हमेशा पल्सेटिंग टॉर्क देती है, यानी एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए इसका आंसर होगा आंसर बी, नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर के अंदर डैम्पर वाइंडिंग्स को कहाँ प्लेस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये यूटिलिटी पता होनी चाहिए डैम्पर वाइंडिंग की, कि डैम्पर वाइंडिंग को यूज़ क्यों किया जा रहा है। डैम्पर वाइंडिंग को पहला कारण ये यूज़ करने का कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती, यानी ये खुद से स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इसके लिए अपन को डैम्पर वाइंडिंग को पोल फेसेस में लगाना पड़ेगा। उससे क्या है, ये एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगी। जैसे इंडक्शन मोटर के अंदर स्पायरल की जो मोटर होती है इंडक्शन मोटर का टाइप, तो उसकी तरह ये स्टार्ट होगी। तो इसलिए इसको स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा क्या होता है कि जब भी अपन लोड को वेरी करते हैं तो उससे क्या जो एंगल होता है डेल, वो भी वेरी करता है, और वो वेरी करता है तो उसकी वजह से एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है हंटिंग, और ये काफ़ी डेंजरस होता है किसी भी मशीन के लिए। तो इसको ख़त्म करने के लिए भी हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो इससे आपको ये दोनों चीज़ें भी पता चल गई होंगी कि डैम्पर वाइंडिंग की यूटिलिटीज़ क्या है, कि किस लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसको जो इसकी जो लोकेशन होती है जहाँ पे इसको रखा जाता है वो होता है पोल फेस। तो इसका सही आंसर है पोल फेसेस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ICEO से किस तरह रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि ICEO होते क्या है। जब भी हम किसी भी ट्रांजिस्टर को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों करंट फ्लो करते हैं। अभी कैसे कैसे फ्लो करता है, ICBO का मतलब है कि रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है, रिवर्स करंट फ्लो कर रहा है कलेक्टर टू बेस, उस टाइम पे इमीटर है ओपन। और ICU का मतलब है कि कलेक्टर टू इमीटर करंट फ्लो कर रहा है जब बेस है ओपन। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है ICEO 1+β ICBO के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, और आपको कलेक्टर करंट इमीटर करंट के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। और जैसे कलेक्टर करंट और बेस करंट के बीच का जो रिलेशन होता है वो ये होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे 3-4 रिलेशंस होते हैं, वो सब आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर डायोड कंडक्ट कब कब करता है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सेंटर टेप जो होता है उसके अंदर 2 डायोड होते हैं। पहली साइकिल में एक डायोड वर्क करता है, दूसरी साइकिल में दूसरा डायोड वर्क करता है। तो आपसे पूछा गया कि एक डायोड कैसे कैसे कंडक्ट करता है, यानी पहले में तो D1 कनेक्ट करेगा, दूसरी में D2 कंडक्ट करेगा। तो आप देखेंगे तो अगली साइकिल में फिर दोबारा D1 कंडक्ट करेगा, अगली साइकिल में फिर दोबारा D1। तो यानी अल्टरनेट हाफ साइकिल पे एक डायोड कंडक्ट करता है, क्योंकि दूसरी हाफ साइकिल पर तो दूसरा डायोड कंडक्ट कर रहा है ना, इसलिए। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जीना डायोड किस बायस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हमारा काम जीना डायोड से चल ही रहा, नॉर्मल डायोड से चल ही रहा था, तो हमने जीना डायोड को क्यों बनाया। जीना डायोड को बनाने का पर्पज़ ये है कि रिवर्स बायस के अंदर बहुत ही हाई वोल्टेज पे हम इसका यूज़ ले सकते हैं। और इसकी जो यूटिलिटी होती है वो जैसे क्लिपर क्लैम्पर सर्किट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, स्विचिंग एप्लीकेशंस में इसका यूज़ किया जा सकता है, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसको जो हम यूज़ करते हैं वो तो करते हैं रिवर्स बायस में। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फॉरवर्ड बायस में अगर इसे कनेक्ट करें तो ये कैसे वर्क करेगा। फॉरवर्ड बायस में अगर इसे कनेक्ट करेंगे तो ये एज ए नॉर्मल डायोड ही वर्क करेगा, पर इसकी जो मेन यूटिलिटी वो है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के अंदर ये 3 वोल्ट से 400 वोल्ट तक की रेंज में मिलता है।
और कभी कभार आपसे एग्ज़ाम्स में इसका सिंबल भी पूछ लिया जाता है, उसका सिंबल भी हमेशा याद रखना। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, मतलब जेड का जैसा ही बनाता है। सिंपल डायोड के अंदर बस जेड की फॉर्म आगे लगा दो, अगर आपको एज ए ट्रिक अगर याद रखना है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर और मूव कर जाएगा, तो इनमें से कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी? सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाएगा, या वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की इंक्रीज हो जाएगी, या आयंस प्रोड्यूस होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये गिवन है ही नहीं कि इसके अंदर की सप्लाई कनेक्टेड है या नहीं, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होने का तो यहाँ पे कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो ये कंडक्टर और ये ए और सी तो वैसे ही यहाँ पे गलत हो जाते हैं। अब इसके अंदर इसका सही आंसर होगा बी, क्योंकि जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन ब्रेक करेगा तो वो क्रिएट करेगा होल, होल की वजह से होगी वैलेंसी क्रिएट, तो इसका आंसर होगा बी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा हो, और ये सारे वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, ये सारे रिलेटेबल क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मर्करी वेपर लैंप इनमें से कौन सा कलर की लाइट देता है? इसका सही आंसर है ग्रीनिश ब्लू लाइट। अब ये तो आपको पता चल गया कि मर्करी वेपर लैंप ये देता है, पर जो बाकी और लाइट भी आपसे पूछ ली जाती है, जेई एग्जाम्स में नॉर्मली पूछ ली जाती है, और भी तरह की लाइट होती है, जैसे येलो लाइट। येलो लाइट कौन प्रोड्यूस करता है? येलो लाइट सोडियम लैंप के थ्रू प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही वाइट लाइट जो होती है ये भी मर्करी वेपर लैंप्स के थ्रू प्रोड्यूस हो सकती है, पर वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा उसके लिए। तो ऐसे आपको ये सारी लाइट्स अगर अवेलेबल है, तो बाकी हम आगे आने वाले सेट्स में इन सभी ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे। बाकी अगर अवेलेबल है तो आप पढ़ते रहिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर फील्ड वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट हो जाए एक्सीडेंटली फ्रॉम ए डीसी शंट मोटर, तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन फ्लो होगा? आपको ये पता है कि जो फील्ड वाइंडिंग मतलब डीसी शंट मोटर के अंदर एक कंडीशन होती है कि फील्ड वाइंडिंग जो फ्लो हो रही है उसकी वजह से क्या है कि फील्ड की वजह से उसमें बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और जो बैक ईएमएफ होता है वो अपोज करता है जो अपन ने सप्लाई लगाई हुई है उसको, तो उसको अपोज करता है। अब अगर अगर आपने आईएफ को ही जीरो कर दिया, यानी फील्ड वाइंडिंग को ही डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैक ईएमएफ होगा ही नहीं, यानी मेन ईएमएफ को अपोज करने वाला कोई भी फैक्टर नहीं होगा। जब उसको अपोज करने वाला कोई फैक्टर नहीं होगा तो ये डीसी शंट मोटर बहुत ही डेंजरस स्पीड पे रन करना स्टार्ट कर देगी। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलिए आगे मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कंज्यूमर टर्मिनल्स को डिस्ट्रीब्यूशन से कौन कनेक्ट करता है? इसका आंसर है मतलब कि जो लोकेलिटी में अपने जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनको अपने घर में लगे हुए मीटर से जो चीज़ कनेक्ट करती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर्विस मेन्स। जो फीडर यूज़ होता है वो सबस्टेशन टू सबस्टेशन जो कनेक्ट करता है वो फीडर कनेक्ट करता है, और फीडर हमेशा वोल्टेज रेटिंग पे लिया जाता है, जबकि करंट रेटिंग पे लिया जाता है, जबकि सर्विस बेंच हमेशा वोल्टेज रेटिंग पे लिया जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर फैक्टर ऑफ क्लोज्ड एंड डैम इज़ अबाउट। फर्स्ट ऑफ ऑल द पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर जो होता है वो होता है एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। ये पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है अगर इनकेस अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो पावर फैक्टर के मतलब जितनी अपन ने पावर दिया एपरेंट पावर उनमें से एक्टिव को कितनी यूज़ कर पा रहा है, इस टाइप से आप उसको थोड़ा सा नॉर्मली वे में कॉलेक्टिव लैंग्वेज में समझ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.5 लैग। ऐसे ही आपसे सोडियम लैंप का भी पूछ सकता है। जो सोडियम लैंप का होता है वो होता है 0.3, पर इसे हम करेक्ट कर लेते हैं पैरेलल कैपेसिटर्स की मदद से 0.5 या 6 तक इसे हम पहुंचा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अगर स्टील पोस्ट लग रखे हैं तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग सही हैं? इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और लाइफ ज़्यादा होती है, यस। लेस स्पेस एक्वायर करता है और बेटर अपीयरेंस देता है, इसका आंसर भी सही है। इसकी कॉस्ट हाई होती है ना, इसकी कॉस्ट हाई नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी केस अगर हाइट ट्रांसमिशन लाइन टावर की बढ़ाई जाए तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में क्या फ़र्क आएगा? ये ऐसा आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो एक टावर है
टावर से जो लाइन जाती है और नीचे जो ग्राउंड है उसके बीच में एक कैपेसिटेंस क्रिएट करती है लाइन, जो एसी लाइन होती है। अब अगर आपने जो हाइट बढ़ा दी है टावर की, तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कैपेसिटेंस आ जाएंगे। अब ऐसे जब बहुत सारे कैपेसिटेंस आ जाएंगे जो सीरीज़ में लगेंगे, तो सीरीज़ में जब भी कैपेसिटेंस लगता है तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की, वो हो जाती है कम। क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो पैरेलल में होता है ऐड, और सीरीज़ में जो ऐड नहीं होता उसका रेसिप्रोकल में ऐड होता है वो। तो इसलिए जब भी सीरीज़ में कनेक्टेड होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी कम। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लीजिए कि ये कैपेसिटेंस अभी सीरीज़ में दिए हुए हैं, अगर ये इनकेस पैरेलल में गिवन होते, जैसे ये दोनों कैपेसिटेंस पैरेलल में, और आपसे यहाँ पर सी इक्विवेलेंट पूछ लिया जाता, तो जब भी पूछ लिया अगर ये C1 और C2 होते, तो ये जो सी इक्विवेलेंट होता ये होता C1 + C2। जबकि इस केस में जो सी इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2। तो आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू घट जाएगी, जो जितनी पहले थी उससे कम हो जाएगी। और जो इंडक्टेंस होता है, जैसे लाइन का इंडक्टेंस है कुछ, अब इसको तो आप चाहे हाइट कितनी भी ऊपर ले जाओ, हाइट के अकॉर्डिंग इंडक्टेंस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडक्टेंस क्रिएट ही नहीं होता है ना, ग्राउंड और उसके बीच में तो कैपेसिटेंस क्रिएट होता है। तो इसलिए एक कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी और इंडक्टेंस की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर होगा डी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर का जब जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है तो लोड पावर फैक्टर कितना होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जब भी आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को लोड दे रखा है तो लोडेड कंडीशन से नो लोड कंडीशन पर आने में वोल्टेज के अंदर जो चेंज आता है उसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहा जाता है। तो इसे आप एक डायग्राम के थ्रू याद रखने की कोशिश करें। इसके डायग्राम के थ्रू याद रखने की कोशिश करें। ऐसा कुछ डायग्राम होता है, दूसरी ये वाली साइड होती है, ये होती है लैग की साइड, और ये वाली साइड होती है लीडिंग की साइड। और ये जो वाई एक्सिस है ये शो कर रहा है वी आर की वैल्यू मैक्सिमम है यहाँ पे 1, और यहाँ पे मिनिमम जो है वो है -1। तो आपको जैसा कि ग्राफ में दिख ही रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा लैग वाली सिचुएशन में आ रही है, और लीडिंग के केस में 0 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है। हमसे पूछा गया है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के टाइम पे पावर फैक्टर कितना होता है, तो ऐसा कि दिख रहा है कि इसका आंसर होगा लीडिंग, क्योंकि लीडिंग में वो 0 हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कितना होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो अपनी पूरी पावर ट्रांसफ़र करता है इंडक्शन के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जो उसकी पावर ट्रांसफ़र होती है वो होती है 0। तो जब वो 0 ट्रांसफ़र हो रही है पावर, तो इनमें से कौन कितना उसका रेजिस्टेंस हो सकता है, उसका रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट। तभी तो उसके अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं जा पाएगा और इलेक्ट्रिकली कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर वर्क करता है किसी भी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में, और उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को कहाँ पे प्लेस किया जाता है। जो मशीन होती है, सिंक्रोनस मशीन्स होती हैं, उनके अंदर जो आर्मेचर की वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन मेन फ्लक्स होता है, जो आर्मेचर के ऊपर अपना प्रभाव डालता है, उससे उसकी वजह से आर्मेचर रिएक्शन उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। उस आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को यूज़ करते हैं, और कंपनसेटिंग वाइंडिंग को पोल शू में लगाया जाता है, और इसको आर्मेचर के साथ सीरीज़ में लगाया जाता है, और फेज़ रखी जाती है 180। तो होता क्या है कि आर्मेचर में जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर भी फ्लो करेगा, और तो दोनों के अंदर जो फ्लक्स होगा वो इक्वल अमाउंट में जनरेट होगा। और पर फेज़ -180 होने की वजह से, फेज़ 180 डिग्री होने की वजह से जो फ्लक्स होगा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और आर्मेचर रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट। तो इसलिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ किया जाता है पोल फेसेस में।
Moving to the next question. आर्मेचर करंट एट स्टार्टिंग कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब आर्मेचर करंट को स्टार्टिंग में रिड्यूस किया जा सकता है जब आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसको ज़्यादा रखा जाए और फील्ड रेजिस्टेंस को कम रखा जाए, तभी ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। तो इसका आंसर होगा डी। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर भी करना। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि रिएक्टिव पावर की वैल्यू कितनी होगी अगर कॉस फाई हमारे को गिवन है और अपरेंट पावर भी गिवन है। सबसे पहले तो आपको गिवन क्या है वो लिख लीजिए आप। कॉस फाई गिवन है, कॉस फाई कितना गिवन है 0.5, 0.5 को अपन लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकल जाएगी कॉस इनवर्स 1/2। तो यहाँ से फाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री। अपरेंट पावर जो होती है वो उसको अपन डिनोट करते हैं एस से। तो एस गिवन है अपन को 80 भी है। तो जब भी रिएक्टिव पावर निकालनी है तो रिएक्टिव पावर निकालते हैं एस साइन फाई। तो एस अपन को गिवन है 80, ये गिवन है साइन 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 69.6। तो इसका आंसर होगा बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर इनमें से कौन सी वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता है। जब आपने कॉलेज में प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आई होप सभी ने देखा होगा मल्टीमीटर। अगर नहीं भी देखा है तो अब ये याद रखना बात कि मल्टीमीटर से हम वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं, करंट को मेज़र कर सकते हैं और रेजिस्टेंस को भी मेज़र कर सकते हैं, पर फेज़ एंगल को मेज़र नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा फेज़ एंगल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी किसी भी टैंक सर्किट के अंदर अगर आपको कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस गिवन हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि टैंक सर्किट होता क्या है। टैंक सर्किट क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी सर्किट जिसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कनेक्टेड हो, तो ये बनाता है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बनाता है टैंक सर्किट। इसके अंदर होता क्या है कि जो कैपेसिटर है ना वो अपनी एनर्जी इंडक्टर को देता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जाती है और वही एनर्जी दोबारा इसमें आती है। तो जो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट 1/2π√LC। ये फॉर्मूला होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालने का। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से 1/2π√0.04 का स्क्वायर, क्योंकि एल और सी की वैल्यू दोनों की 0.4 है, इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि -3 और -3 मिलकर -6 बनाएंगे। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 इंटू 3.4 इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻3। तो उसका जो आंसर पूछा है आपसे किलो हर्ट्ज़ में पूछा है, उसका आंसर आएगा 3.98 किलो हर्ट्ज़, जो कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको 4 गिवन है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि आरएमएस और पीक वैल्यू के बीच में क्या रिलेशन है। तो आरएमएस वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2 होती है। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। तो 1/√2 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू होती है 0.707। तो इसलिए ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख के जानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसी भी कॉइल का एमएमएफ कितना होगा जब नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो और करंट गिवन हो। एमएमएफ क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो ईएमएफ होता है वैसा ही मैग्नेटिक सर्किट्स में एमएमएफ होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है 160, करंट गिवन है 0.15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 24। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले
आप ये समझिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के अंदर कंडीशंस क्या क्या फॉलो करती है और कैसे कैसे फॉलो करती हैं। होता क्या है कि जब भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना चाह रहे होते हैं तो उसमें एक कंडीशन होती है कि जो लोड रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। पर यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इम्पिडेंस की भी। इम्पिडेंस और सोर्स इम्पिडेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो जब भी इम्पिडेंस और सोर्स इम्पिडेंस आएगा ना, तो जो लोड इम्पिडेंस होगा वो बराबर होगा सोर्स इम्पिडेंस के कंजुगेट के। अब कंजुगेट क्या होता है, ये क्वेश्चन राइज हो सकता है। तो इसको एक सर्किट से समझिए। जैसे यहाँ पे वी एस कनेक्टेड है, यहाँ पे सोर्स रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लोड इम्पिडेंस लगा हुआ है, यहाँ पे सोर्स इम्पिडेंस लगा हुआ है। इम्पिडेंस की फॉर्म दे रखी है ए प्लस आयोटा बी। तो अब लोड इम्पिडेंस क्या आएगा, तो लोड इम्पिडेंस सोर्स इम्पिडेंस का कंजुगेट आएगा। तो आपको करना क्या है कि जो इमेजनरी पार्ट है उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, मतलब उसकी जो साइन है उसको चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। तो ये इसका आंसर होगा। देखो आपको वैसे थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, नहीं तो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें गिवन है कि लोड इम्पिडेंस कितना होगा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी सोर्स से लोड की तरफ, और सोर्स इम्पिडेंस की वैल्यू अपन को 8+J4 गिवन है। तो अब इससे समझिए, अगर आपको उससे कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया तो इससे हमको पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8+J4। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी इम्पीडेंस गिवन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पीडेंस अगर नहीं पता हो कुछ लोगों को तो वो भी बता देता हूँ कि जो इम्पीडेंस होता है वो होता है रेजिस्टेंस प्लस जे रिएक्टेंस। इस फॉर्म को बोलते हैं इम्पीडेंस की फॉर्म, और वही हमें गिवन है। ये हमें गिवन है आर और ये हमें गिवन है एक्स। तो जब अपन को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी है तो जेड एल होता है जेड एस के कंजुगेट के। कंजुगेट कितना होगा, जब भी कंजुगेट निकालना है तो जो इमेजनरी टर्म जे वाली टर्म है उसका साइन चेंज कर दीजिए, यानी आंसर होगा 8-J4। इसका आंसर होगा 8। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्या एल्जेब्रिक सम वोल्टेज के अराउंड इनफाइनाइट होगा, क्लोज किसी क्लोज पाथ में नहीं, नेगेटिव भी नहीं होता, 1 के बराबर भी नहीं होता, ये होता है 0 के बराबर। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है उसके वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर भी चलता है। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर्स में आ सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को फॉलो करता है। और ये क्या बोलता है कि जो वोल्टेज होता है किसी भी सर्किट के अंदर क्लोज पाथ के अंदर, उसका अगर हम एल्जेब्रिक सम निकालें तो वो बराबर आता है 0 के। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब 4 कैपेसिटर कनेक्ट हो तो कितना होगा। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि जब भी 4 कैपेसिटेंस कनेक्ट होंगे पैरेलल में, जब भी 4 कैपेसिटेंस कनेक्ट होंगे पैरेलल में, जब भी 4 पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये होता क्या है, पैरेलल में ये ऐड हो जाते हैं, C1 C2 C3 C4। तो ये हो जाएगा 4C। इसको आप नॉर्मली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस के अंदर जो पैरेलल और सीरीज़ में जो कंडीशंस चलती है उनका जस्ट अपोजिट कैपेसिटेंस में चलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हमने रेजिस्टेंस का लगाया हुआ है, यानी ये बन गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जैसा कि इसने बोला है, वोल्टेज लगाया। तो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगा, किसी के अक्रॉस लार्जेस्ट के अक्रॉस लार्जेस्ट रहेगा या सेम रहेगा सबके अक्रॉस। तो ये सर्किट की कंडीशन होती है कि जब भी आप पैरेलल में किसी भी रेजिस्टेंस को लगाते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को, सबों के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम वोल्टेज अपीयर करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा आंसर सी। चलिए अब देखते हैं, और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं।
आने वाले सेट्स में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। कुछ बहुत ज़्यादा सही क्वालिटी के होंगे, कुछ नॉर्मल क्वालिटी के लिए भी होंगे, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं। तो इसी तरह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हमें भी इंकरेजमेंट मिले आगे आने वाले वीडियोस को बनाने के लिए। थैंक यू।